आज एक बार फिर से यहां पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं लाइव। राहुल लाल है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके साथ अनिल माहेश्वरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का। और अनिल माहेश्वरी जी, सबसे पहले मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आना चाहूंगा। आज एक तरफ नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण हुआ, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी होती है, लेकिन दूसरे तरफ एक शक्ति प्रदर्शन, जो तस्वीर आपने भी देखी होगी, बेहद महत्वपूर्ण इतिहास के पन्नों में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी, और इसके अलावा एनडीए के तमाम अलग अलग घटक दल के नेता। क्या कह रहा है आज का हरियाणा का शपथ ग्रहण समारोह और नायब सिंह सैनी की ताजपोशी? अनिल जी। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद हो बीजेपी को जी। और सैनी साहब को कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके साथियों ने ली। शक्ति प्रदर्शन का तो मौका था, वो उस मौके को क्यों गंवाए? जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जो हालात हुए थे बीजेपी के, और ये मान लिया गया था कि अब इसका पतन शुरू हो गया जो रुकेगा नहीं। और हरियाणा असेंबली इलेक्शन के भी जो एग्जिट पोल आए जी, उन सबके मुताबिक भी ये था कि 67 सीट वरना 75 सीट। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि फाइट इवन भी है। उसके बाद में इतनी शानदार विजय हरियाणा में जनसंघ या भाजपा के जमाने से, जब से 66 में 66 में हरियाणा बना जी, बीजेपी को कभी इतनी सीटें नहीं आई जितनी इस बार आई है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आई थी 18 सीटें जब चौधरी देवीलाल ने संयुक्त मोर्चा बनाया था 1987 में। उसके बाद सीटें कम होती रही, घटती रही, बढ़ती रही। फिर चमत्कार हुआ था 2014 में जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई थी बीजेपी की। कोई नहीं सोच सकता था कि हरियाणा जैसे स्टेट में बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी आएगी। उसके बाद में वो डिक्लाइन हुआ 19 में, और इस 24 में तो कमाल हो गया। आज तक इतनी सीट तो कभी बीजेपी को आई नहीं, बावजूद इसके कि मान के चला जा रहा था हर जगह पॉलिटिकल एनालिसिस में बीजेपी चली गई। तो उनमें तो बीजेपी में एक हिम्मत बन गई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की हौसला परस्त हो गए वो, उनमें इतना हौसला पस्त हो गया कि वो बिल्कुल जैसे आसमान से गिर गए नीचे। दूसरे हरियाणा का हारना उनके लिए राजनीतिक कारणों के अलावा एक दूसरे कारण से इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, कहाँ तक मेरी बात सही है नहीं, कि ये इलेक्शन बीजेपी ने जीता नहीं है, कांग्रेस ने हारा है जी। क्योंकि कांग्रेस को सेंट्रल पार्टी चलाने के लिए जो फंड की जरूरत होती है, उसमें हिमाचल तो ऐसी रही स्टेट है नहीं। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। राहुल लाल हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल जी, आज का नजारा देखकर क्या आप कहेंगे? सबसे पहले तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, और एक बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सूर्या जी, देखिए, जब से हरियाणा बना है वहां पे एक पार्टी जो है कि तीसरी बार रिपीट करे, और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से वो थर्ड टर्म में है और अपने सबसे ज्यादा संख्या के साथ है। तो ये जो एक महत्वपूर्ण मौका है इसमें, चूंकि हम लोगों ने देखा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान में भारतीय जनता पार्टी को जो अपेक्षित सफलता चाहिए थी, वो सफलता उन्हें नहीं प्राप्त हो पाई थी जी। वो जो 400 पार का एक आंकड़ा, वो जो स्लोगन चला था, उसको एक नुकसान लगा था। तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी का मॉरल डाउन था। लेकिन ये एक सबसे परफेक्ट मौका है। इसलिए आप देखिए कि एक पंचकुला में जिस तरह से ये शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा है, जहां पे जनता की भी एकदम भारी भरकम भीड़ है, और एनडीए के तमाम सभी वरिष्ठ नेता मंच पे दिखाई दे रहे हैं, तो एनडीए की एकजुटता को दिखाना, चूंकि एनडीए की एकजुटता काफी महत्वपूर्ण है सूर्या जी। दो राज्यों में चुनाव फिर मुहाने पर है, चाहे वो झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो। उन दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ चुनाव में जाएगी जी। तो वो एक संदेश देना कि हम काफी मजबूती के साथ हैं। और कल भी हम लोगों ने देखा था, देखिए, प्रयास दोनों तरफ से हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब कल शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो वहां पे इंडिया अलायंस ने प्रयास किए थे इस तरह से संकेत देने के। लेकिन क्या वो जो प्रयास थे वो उतने मजबूत प्रयास नहीं थे जितने मजबूत प्रयास आज पंचकुला के जो दृश्य अभी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक मजबूती दिखाई दे रही है। तो ये इसलिए उन क्षणों का लाभ लेने का प्रयास है सूर्या जी। अनिल जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा। अलग अलग जाति के लोगों को शामिल करके मंत्रिमंडल में किस तरीके से एक बेहतर बैटिंग करने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में? चाहे फिर युवाओं की बात हो, ब्राह्मण समुदाय से एक मंत्री को बतौर
मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। ये क्या दर्शाता है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? देखिए, हरियाणा में तो 36 कौमों को जोड़ने का जो काम चौधरी देवीलाल ने शुरू करा था, राजनीतिक तौर पे हर सफल राजनीतिक ने वही काम करा और करना चाहिए। इसमें क्या बात है, आपको अलग अलग, हम इसको माने या ना माने, समाज जातियों में बटा हुआ है। हमें हर जाति को रिप्रेजेंटेशन भी देना है, उन जातियों की वोट भी चाहिए। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि बड़ा बैलेंस मंत्रिमंडल बनाया गया है। दूसरा ये कि असंतोष की तो अभी कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं जी। भले ही विश साहब कहते रहे हो कि अगली मुलाकात प्रधान वो मुख्यमंत्री निवास में होगी, या राव साहब, इतने कद्दावर नेता राव साहब जी, जो उनके खानदान की तीसरी पीढ़ी, उनकी बेटी भी इलेक्शन में पीछे हटते हटते भी आखिर में जीत गई जी। इन सबको करते हुए आज किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो चैलेंज करे, क्योंकि बीजेपी अपने दम पे इतना आगे बढ़ी हुई है। और आज के शक्ति प्रदर्शन में जैसे आपने कहा, हाँ, कि अपने अपने सारे मुख्यमंत्री एनडीए के बुला के, सारा मंत्रिमंडल अपना दिल्ली का बुला के, उन्होंने ये दिखाया है कि हम अब तैयार हैं। वो जो हौसले पस्त हुए थे 2024 के लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद, उसकी वो खाना पूरी करना चाह रहे हैं। तो ये तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि अलग अलग बिरादरियों को रिप्रेजेंटेशन दिया जा। अभी कुछ दिन ये भी चर्चा होगी किसको क्या मंत्रिमंडल दिया जा रहा है। बिल्कुल। हरियाणा में कई मंत्रिमंडल बहुत अच्छे माने जाते हैं, कई ऐसे कि नहीं माने जाते। तो वो सब है, लेकिन आज के डेट में नायब सैनी साहब जो हैं, वो जैसे आप बार बार कह रही कि नायब ही साबित हुए हैं। बड़े मॉडेस्ट, बड़े सिंपल, किस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर से उठ के उन्होंने ये मुकाम हासिल करा, और उस मुकाम को वो कॉन्फिडेंट थे। इलेक्शन में कोई बिल्कुल, आपने कॉन्फिडेंट की बात की और इसी कॉन्फिडेंट की बात को आगे ले जाते हुए मैं राहुल जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हुड्डा परिवार तो ये मानकर बैठा था कि इस बार मुख्यमंत्री हुड्डा परिवार होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे थे कि मैं फिट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिटायरमेंट की कगार पर अभी नहीं हूं। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात आती थी, मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा होती थी, तो ये कहां फेल कहां हुई कांग्रेस, और ऐसी फेल हुई कि दूर दूर तक लोग सोच नहीं रहे थे। ये बताया जा रहा था कि नहीं 60 के आसपास की तक यहां पर कांग्रेस पहुंचेगी। तो एक बार फिर से हम राहुल जी के पास संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ अनिल माहेश्वरी जी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अनिल जी का रुख करेंगे। अनिल जी, चूक कहां पर हुई? जो तस्वीर आज हम देख पा रहे हैं वो तस्वीर किसी के जहन में नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनेगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हुड्डा परिवार, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, तमाम दिग्गजों के साथ कांग्रेस मैदान में थी, लेकिन सब कुछ धराशायी हो गया। देखिए, चूक ये हुई कि वो तो सब मान ही रहे हैं कि कांग्रेस में ओवर कॉन्फिडेंस था। कांग्रेस में ये भी था कि हुड्डा साहब को अगर 50 सीट आएंगी तो हुड्डा साहब को बनाएंगे, और 65 आ गई तो शायद हुड्डा साहब को ना बना के शैलजा को बनाएंगे। लेकिन बीजेपी ने अपने कार्ड बहुत अच्छे खेले। बीजेपी के जो इलेक्शन ऑब्जर्वर थे वो बड़े सुलझे हुए आदमी थे, प्रधान साहब, और प्रधान साहब के डिप्टी थे त्रिपुरा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने ऑनलाइन अपने सारे कैंडिडेटों से बात करने के बाद, पोलिंग के बाद उन्होंने ये कहा था कि 35 सीट तो मुझसे लिखवा के रख लो जी, और 10 सीटों पे हम फाइट में हैं। लेकिन ये उन्होंने अपना ओवर कॉन्फिडेंस बाहर नहीं आने दिया। बाहर वो सब पे सब यही कहते रहे कि फिंगर क्रॉस्ड हैं, इलेक्शन के वक्त से ईवीएम भरी जा चुकी है, बाद में खुलेगा। उन्होंने अपने कार्ड नहीं ओपन करे, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस था। मुख्यमंत्री को भी कॉन्फिडेंस था कि मैं रिपीट होऊंगा। उनके ऑब्जर्वर जो थे, इलेक्शन के पोल इंचार्ज जो थे, ऑब्जर्वर नहीं इंचार्ज जो थे, धर्मेंद्र प्रधान साहब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन विप्लव जी ने सब जगह ओपनली अपने सारे कैंडिडेटों से ऑनलाइन बात करने के बाद में क्या कि मुझसे लिखवा लीजिए, 35 सीट तो हम दे रहे हैं। तो वो जो उन्होंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने दिया और मेहनत से काम करते रहे।
फिर आरएसएस के जो धुरंधर लोग थे, जी जो नाराजगी कही जा रही थी, बिल्कुल। उन्होंने जाके नेताओं से संपर्क करा और कहा कि भाई अब लड़ने झगड़ने का समय नहीं है, आप पास आओ। जिस तरह हमने देखा कि विपुल गोयल के चुनाव में वहां के मंत्री जो थे, लोकसभा के सांसद फरीदाबाद के, उन्होंने विपुल गोयल से 36 का आंकड़ा था, अपने बेटे के लिए टिकट ठीक है, मांग एक बार रहे थे। फिर से हम राहुल जी का रुख करेंगे। राहुल जी, आपसे मेरी गुजारिश है कि पहले अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक आ पाए। हाँ सूर्या जी, मेरी आवाज शायद जा रही होगी आपके बिल्कुल, पास। मेरा सवाल ये था, जो सवाल मेरा अब अनिल जी से मैंने उसका जवाब लिया कि कांग्रेस जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में थी, ये मानकर चल रही थी कि अगर हम सत्ता में आ गए तो बहुत बदल देंगे, हरियाणा की तस्वीर बदल देंगे, तमाम मुद्दे उठाए। लेकिन आज की तस्वीर जो आप भी नहीं सोच रहे थे, मैं भी नहीं सोच रहा था, तमाम एग्जिट पोल कोई नहीं सोच रहा था कि यहां पर तीसरी बार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार हम और आप देख पाएंगे। नायब सिंह सैनी ने, आप ये मानकर अब चल रहे हैं कि इनका जादू चला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को जो आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री हैं, 6 से 7 महीने मिले और तीसरी बार सरकार बनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। सूर्या जी देखिए, नायब सिंह सैनी के अगर व्यक्तित्व को देखें, बड़े विनम्र और मिलनसार किस्म के व्यक्ति हैं। आज भी अगर आप देखें, सबको लेके चलने वाली एक प्रवृत्ति है। चुनाव से पहले जब मैं वहां मुख्यमंत्री निवास गया था तो मैंने भी महसूस किया था सूर्या जी, मैं उनसे मिला था जी। और एक आज के समय में मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि चाहे देश भर में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अगर एक सामान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिलना चाहे, उनके दरवाजे जितने खुले मैंने देखे, उतना खुला किसी का दरवाजा शायद कहीं नहीं, जो अब तक के मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। तो देखिए, ये कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि जनता को जोड़ने के लिए आपको अग्रसर करती है। क्योंकि आज देखिए, राजनीति में वीआईपी कल्चर है, तमाम तरह की चीजें हैं, सुरक्षा के प्रोटोकॉल है। एक सामान्य आदमी अगर जो एक सरपंच विधायक कुछ भी बनता है तो उसके बाद ही उसका एटीट्यूड बदल जाता है उसका। तो इस जगह पे ये मानना पड़ेगा कि जो खट्टर साहब के प्रति एक नाराजगी की स्थिति बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने सही दाव चल के बिल्कुल एक सही समय पर उन्हें हटाया और नायब सिंह सैनी को लेकर वो आए। तो एक तो ये स्थिति। दूसरी चीज की जो कांग्रेस के खेमे में रही कि एक जो यहाँ पे अनिल जी कह रहे हैं, उनसे मैं सहमत हूं कि एक ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति थी वहां पे कि ये चुनाव तो अब हम लोगों ने जीत ही लिया है। देखिए, चुनाव एक ऐसे जंग, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से, आपको याद हो, हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये भी याद है सूर्या जी हम लोगों को कि किस प्रकार से वहां पे एक तरह से कांग्रेस के लिए स्थितियां थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पे अपनी ताकत और शक्तियां झोंक कर उस चुनाव को अपने पक्ष में कर लिया। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं देख पाया कि जो कांग्रेस के भीतर की जो खेमाबंदी बनी हुई थी कि कहीं कांग्रेस क्लीन स्वीप ना कर जाए। क्लीन स्वीप करने के बाद हुडा परिवार ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कहीं ना कहीं कांग्रेस इतनी पीछे हो गई, और इतनी पीछे हो गई कि बीजेपी फ्रंट पर आई, और फ्रंट पर आकर उसने ऐसी बैटिंग की कि आज तस्वीर सामने है। एक बार फिर से नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अनिल माहेश्वरी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और तमाम अलग अलग बड़े दिग्गज जो आज मंच पर दिख रहे थे, जब यहां पर नायब सिंह सैनी ने शपथ ली तो हाथ जोड़कर, अपना सिर झुकाकर और आधे मस्तिष्क को झुकाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये क्या कह रहा है? क्योंकि आपने तमाम मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी देखी है, ये राजनीति की नई तस्वीर है क्या? देखिए, उसमें नहीं, वो तो नायब सिंह सैनी बड़े मॉडेस्ट है और पहले से बाय टेम्परामेंट भी है, बाय नेचर भी है। अभी मेरे एक मित्र ने, भिवानी से जाट मित्र थे, वो बड़े नाराज हैं, खफा हैं, हार गए इलेक्शन। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनने के बाद में किसके सामने अपना सर झुकाना चाहिए। मैंने कहा उसको झुकाना चाहिए हुड्डा के सामने। हुड्डा की करनी से उनको ये फल मिला है। दूसरी बात ये कि मैंने उनसे कहा कि आप सन 66-67 में जाइए, जब हरियाणा स्टेट के एकमात्र नेता थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा कास्ट पॉलिटिक्स में फिट नहीं बैठते थे, उन्होंने चौधरी बंसीलाल को अपना नॉमिनी बना के चीफ मिनिस्टर बनाया। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या मनोहर लाल खट्टर के? मैंने कहा नहीं, ये तो एड़ा बन के पेड़ा खाएंगे। ये बात माननी गलत है कि कोई किसी का हो। मैंने सबसे पहले चौधरी बंसीलाल ने 3 महीने के अंदर ही स्टेट से पंडित भगवत दयाल शर्मा को निकाल के गवर्नर उड़ीसा उनको बनवा दिया और उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। तो मैंने कहा नायब सिंह सैनी को आप इतने हल्के में मत लीजिए।
बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बहुत जोरदार जीत हासिल करी है, हाँ। जो उनके हिस्से में जाती है, बिल्कुल। उसका उन्हें श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, ये सबको मानना चाहिए। बिल्कुल। राहुल जी, आप आगे आज के बाद हरियाणा की राजनीति को किस तरीके से देख पा रहे हैं, और कांग्रेस जब 5 साल बाद मैदान में होगी तो तस्वीर क्या होनी चाहिए? सूर्या जी, देखिए, मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे एक तो बड़ी जीत जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, लेकिन हम लोगों को यह भी चीज ध्यान रखना पड़ेगा जी। कि दोनों पार्टियों के बीच में वोट प्रतिशत का ज्यादा अंतर नहीं है। 39 पे 39.05 के आसपास जो है कि वो कांग्रेस है, और 39.9 के आसपास भारतीय जनता पार्टी है। तो अभी भी वहां पे एक तरह से ये भी हम अगर इस चुनाव को एक दूसरे आईने से देखें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ 5 साल खड़ी रहेगी, और मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस भी है वहां पे। तो ये इसलिए हमें लग रहा है कि दोनों पक्ष, चूंकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 77 वर्ष के हो चुके हैं, तो हमें तो लग रहा है कि एक तरह से अगले 5 साल बाद क्या वो इतने ही सक्रिय रहेंगे, वो चीज तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, शायद डिपेंड हुआ उस समय तक। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे चुनाव के बाद हरियाणा में एक संतुलन की स्थिति मैं देख रहा हूं कि मजबूत विपक्ष, एक सत्ता पक्ष, और यहां पे अगर कोई भी अपने मतदाता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का कोशिश करेगा अगर कोई भी, तो फिर जनता के पास दोनों तरफ ऑप्शन बिल्कुल खुले हुए हैं। तो दोनों ही राजनीतिक दलों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के रूप में कांग्रेस, दोनों को लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हुए रहना पड़ेगा। और मैं मानता हूं, ठीक है, कि जो एक आखिरी सवाल, आखिरी साहब अनिल जी आपसे लूंगा मैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को आप कहां देख पा रहे हैं? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ एक एज फैक्टर है, और अब शायद कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मैदान में ना हो, ऐसा मैं सोच रहा हूं, क्योंकि 5 साल बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा के साथ कांग्रेस को कहां देख पाएंगे आप? देखिए, हुड्डा साहब तो अब 77 साल के हो गए, उनकी आखिरी पारी थी, वो उसमें पिछड़ गए। मुझे नहीं लगता आगे कोई रोल होगा। और ये मानना कि बच्चे हमारे काम को संभाल लें, हाँ, वो मुझे नहीं लगता। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है, और बहुत शुक्रिया आपका करेंगे तमाम जानकारी के लिए, तमाम विचार अपने साथ रखने के लिए। अनिल माहेश्वरी जी और राहुल लाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल हमारी खास पेशकश सैनिक की नायाब ताजपोशी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।